सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जिसका ज्ञान अन्य विषय के विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी होता है और इसीलिए अन्य विषय के विद्यार्थियों को भी सांख्यिकी का अध्ययन कराया जाता है ताकि वो अपने विषय में अनुसंधान से संबंधित प्रक्रिया को समझ सकें और अनुसंधान कर सकें। स्टेटिस्टिक्स जो सांख्यिकी के लिए अंग्रेजी शब्द है वो इटालियन शब्द स्टेटिस्टा से निकला है। स्टेटिस्टा शब्द का अर्थ होता है स्टेट्समैन अर्थात राज्य कार्य में कुशल, किंतु शब्द के व्यावहारिक अर्थ दो प्रकार से निकाले जा सकते हैं। एक तो विषय से संबंधित स्टेटिस्टिक्स और इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है स्टेटिक्स STATICS जिसका अर्थ होता है आंकड़े। दरअसल स्टेटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग आंकड़ों के विज्ञान के रूप में ही होता है। आंकड़े स्टेटिस्टिक्स की पहली ज़रूरत होती है जिनका विश्लेषण करके ही हमें निष्कर्ष निकालने होते हैं। होरेसी सेक्राइस्ट सांख्यिकीवेत्ता के अनुसार आंकड़े तथ्यों के वे समूह हैं जो बहुत से कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं, एक उचित मात्रा की परिशुद्धता के अनुसार गिने या अनुमानित किए जा सकते हैं, किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार जिन्हें परस्पर संबंधित रूप से प्रस्तुत भी किया जा सकता है। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी डाटा प्राथमिक आंकड़े और दूसरा सेकेंडरी डाटा द्वितीयक आंकड़े। यहाँ एक बात और समझने की है कि जो डाटा शब्द है अंग्रेजी का DATA ये अपने आप में एक बहुवचन वाला शब्द है, प्लूरल वर्ड है। कई बार कुछ लोग डाटा को का बहुवचन बनाकर डाटाज शब्द उपयोग में लाते हैं जो कि उपयुक्त नहीं है। डाटा अपने आप में ही बहुत से आंकड़ों के लिए उपयोग में होता है और डाटा का सिंगुलर जो वर्जन है वो है DATUM डाटम, जो सामान्य तौर पर कम उपयोग में आता है क्योंकि एक आंकड़े की बात ही नहीं की जा सकती है, आंकड़े बहुत सारे होते हैं, इसलिए डाटा शब्द उपयोग में लिया जाता है। हाँ, तो हम पुनः विषय पर आते हैं। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर है, क्या होते हैं प्राइमरी डाटा? प्राइमरी डाटा या प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाकर व्यक्ति से इकट्ठे करता है, अर्थात अपनी पॉपुलेशन या स्टडी मटेरियल या यूं कहिए कि जिन समस्या का, जिन लोगों का या जिस चीज़ का भी अध्ययन करना होता है वहाँ से फील्ड से प्रश्नावली या शेड्यूल्स तालिकाओं द्वारा या स्वयं इंटरव्यू लेकर इस प्रकार के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं जो कि अनुसंधानकर्ता स्वयं के अनुसंधान में उनका उपयोग करता है। तो ये एक तरह से फर्स्ट हैंड डाटा होता है विच इज़ कलेक्टेड बाय द रिसर्चर इटसेल्फ फ्रॉम द फील्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द फील्ड। दूसरे प्रकार के जो डाटा होते हैं वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों के ही परिष्कृत रूप हैं। जब हम किसी मैगजीन से कोई आंकड़े कलेक्ट करते हैं या यूं कहिए या किसी सरकारी रिपोर्ट से हम आंकड़े लेते हैं या यूं कहिए कि हम किसी बुक्स से कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, तो ये आंकड़े द्वितीयक आंकड़े होते हैं क्योंकि इन्हें किसी और ने इकट्ठा किया होता है अपने उद्देश्य के लिए और हम इनके परिष्कृत रूप को पुनः काम में ले रहे हैं हमारे सपोर्टिंग डाटा के रूप में। इस तरह से प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों के बीच अंतर किया जा सकता है। आंकड़ों की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा कहते हैं। इन्हें सिर्फ संख्यात्मक रूप में ही व्यक्त किया जा सकता है, गुणात्मक रूप में इन्हें व्यक्त करना असंभव है। समूह के रूप में इनका प्रदर्शन होता है, समूह के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। इनके संकलन का उद्देश्य पूर्व निश्चित होता है, यानी कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्हें इकट्ठा किया जाता है। बहुत से कारणों से प्रभावित होते हैं। साथ ही इनकी परिशुद्धता बहुत ज़रूरी है संकलित करते समय, इनकी परिशुद्धता, क्योंकि हमारा जो निष्कर्ष है वो इन्हीं पर निर्भर करता है। यदि इसकी परिशुद्धता में कहीं कमी होगी तो निश्चित रूप से निष्कर्ष सत्य नहीं आएंगे। उन पर वो उनके सत्यता के हम कहना चाहिए एक प्रकार से कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं, इसलिए इनकी परिशुद्धता पर जाना बहुत ज़रूरी है। आंकड़े तुलनात्मक होने चाहिए, उनकी आपस में तुलना की जा सके,
और व्यवस्थित रूप से संकलित होने चाहिए। जो हमें ज़रूरी है उसी प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। अनर्गल आंकड़े इकट्ठे करके किसी प्रकार से अपनी कहना चाहिए रिसर्च को अनावश्यक रूप से विस्तृत नहीं करना चाहिए। इन्हें गणना या अनुमान के द्वारा भी संकलित किया जा सकता है। यूँ इस तरह से हम आंकड़ों के बारे में, आंकड़ों की विशेषताओं के रूप में हम देख सकते हैं इन्हें। सांख्यिकी की बहुत सारी परिभाषाएं सांख्यिकी वेत्ताओं ने दे रखी हैं, लेकिन सामान्य तौर पर कुछ परिभाषाएं जो प्रचलित हैं, उन प्रचलित परिभाषाओं के बारे में मैं आपको थोड़ा सी जानकारी दूं। इनमें बाउले की जो परिभाषा है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। साथ ही बॉडिंगटन ने एक परिभाषा इनकी सांख्यिकी बनाई है, सांख्यिकी अनुमान और प्रायोगिकता का विज्ञान है। और भी कई सांख्यिकी वेत्ताओं ने परिभाषाएं दी। कैंडाल और बकलैंड कहते हैं कि सांख्यिकी प्रदत्तों के संकलन और उनके विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। सांख्यिकी के कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को जानना भी जरूरी होता है। इन उद्देश्यों में समष्टि का अध्ययन करना प्रथम उद्देश्य है। हम जो पॉपुलेशन लेते हैं, पॉपुलेशन में समष्टि जिसका हमें अध्ययन करना है, जहाँ से हमें समस्या ली है, उस पॉपुलेशन की स्टडी करना इसका प्रथम उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए किसी खेत में गेहूं के पौधों को हम एक समष्टि मान करके उसके परीक्षण के लिए खेत से एक नमूना लें गेहूं के पौधों का, 50 पौधों का या 20 पौधों का, इस तरह से वो तो पूरा खेत गेहूं का खेत है, वो समष्टि कहलाएगा पॉपुलेशन। और जो हम उसमें से सैंपल लेंगे वो हमारे अध्ययन का आधार होगा। दूसरा, विक्षेपण और उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार का विक्षेपण और विचरण होता है, उसका अध्ययन सांख्यिकी के माध्यम से किया जाता है। समंकों का सक्षम संक्षिप्तीकरण, वर्गीकरण, सारणीयन द्वारा सरल प्रस्तुतिकरण, लेखा चित्रीय निरूपण या उनका डायग्राम द्वारा उनका प्रदर्शन सांख्यिकी द्वारा किया जाता है। सांख्यिकीय विधियां हैं, किस प्रकार से सांख्यिकी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो निष्कर्ष निकालने तक पहुंचा जाता है जिनके मार्फत। तो उनमें सबसे पहले समंकों का कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ डाटा, समंकों का एकत्रीकरण। इससे अभिप्राय का अनुसंधान के लिए जो हमें आंकड़े चाहिए, उन आंकड़ों का हम एकत्रीकरण करें, जिसके लिए क्वेश्चनेयर, शेड्यूल्स, इंटरव्यू आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के आंकड़े होते हैं। इनका वर्गीकरण कर इसके बाद इनका वर्गीकरण करना जरूरी है। किस वर्ग में अलग अलग वर्ग बनाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने शिक्षा से संबंधित कोई आंकड़े इकट्ठे किए हैं, तो उनको कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने बिना पढ़े लोग हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, इस तरह से वर्ग बनाया जाएगा। फिर सारणीयन किया जाएगा। सरलीकरण के लिए इन्हें एक सारणी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें सारणी कई प्रकार की होती हैं, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, इस तरह से। और इसके बाद उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। सारणी और वर्गीकरण के बाद उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, सरलीकरण किया जाता है। प्रस्तुतिकरण के लिए आलेख और डायग्राम्स का, आरेख और आलेखों का सहारा लिया जाता है। और उसके बाद सांख्यिकीय विधियों द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण से ही हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, और इन निष्कर्ष या निर्वचनों के द्वारा हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हमारे जो हमने रिसर्च की है उसका क्या अंतिम परिणाम निकला है। इस प्रकार से हम एक ये सांख्यिकीय स्टेप्स के बारे में जान सकते हैं। सांख्यिकी की महत्व के बारे में या उपयोगिता के बारे में जब बात करें, तो सबसे पहले शासन के रूप में इसकी उपयोगिता काफ़ी अधिक है। हम देखें कि आज जो भी सरकार जिस प्रकार से वेतन, महंगाई भत्ता निर्धारण, मूल्य नियंत्रण, जनसंख्या, जीवन मृत्यु दर, आयात निर्यात, उद्योग आदि संबंधित नीति निर्धारण करती है, वो सब सांख्यिकीय विधियों से निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर ही होता है। नियोजन के क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं बनती हैं, वो सब सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करके उनके निष्कर्षों पर आधारित होती हैं, उसी से निर्णय लिए जाते हैं। वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में क्वालिटी कंट्रोल है, क्रय विक्रय नीति का निर्धारण करना है। इस प्रकार इनका निर्धारण भी सांख्यिकीय विधियों के द्वारा जो अनुसंधान है उनके आधार पर ही निश्चित होता है।
आनुवांशिकी, पर्यावरण, कृषि और बहुत सारे वैज्ञानिक अनुसंधान सांख्यिकी के द्वारा ही संभव हैं। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जाएं तो हम देखते हैं परिवार नियोजन, बेरोजगारी, बीमारी, अपराध जैसी घटनाओं का सांख्यिकीय विश्लेषण करके ही हमें उनके हिसाब से प्लानिंग करनी होती है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखें तो छात्रों की रुचि, उनकी योग्यता, छात्रों के लिए कोई योजना कहना चाहिए कि अध्ययन से संबंधित उनकी परियोजना योजनाओं के निर्धारण करना भी सांख्यिकी के द्वारा ही के निर्णयों पर आधारित होता है। वहीं चिकित्सा के क्षेत्र में भी औषधियों की खोज करना और उनके प्रभाव देखना, ये सब सांख्यिक विधियों का द्वारा ही पता किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में तो बहुत भारी योगदान है। हमें नई जो उन्नत विधियां हैं, खाद, कीटनाशक आदि द्वारा या उपज बढ़ाने के तरीके हैं, उनका हम सांख्यिकी के माध्यम से ही उनके निष्कर्ष निकालते, उस आधार पर आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के विषयों को सरल और उनमें अनुसंधान करने के लिए सांख्यिकी का बहुत महत्व होता है। इस प्रकार से सांख्यिकी के महत्व के बारे में हम जान सकते हैं। धन्यवाद।